Hello students. हेलो, क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? अगर मेरी साउंड आपको आ रही है तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे वो अपनी अटेंडेंस जो कमेंट्स आप कर रहे हो, कमेंट्स में अपना नाम आप ज़रूर लिख देंगे। जैसे कि आपको बार बार इन्फॉर्म किया जाता है ना, कमेंट्स में आप अपना नाम लिख के, तो वो आपकी एज अ अटेंडेंस काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर जो शो हो रहा होगा वो एक टेबल बनी होगी। टेबल में आपका क्या हो रहा होगा, पैरामीटर्स दिए गए होंगे, और उसमें आपके कुछ जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनको हम कैसे रीड आउट करते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है, वो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे शो हो रहा है? जो भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है ना, उसमें एक टेबल आपके सामने आ रही होगी। अगर आपको टेबल दिख रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, है ना, कि आपको जो टेबल है, कोई एक दो स्टूडेंट्स लिख दीजिए, ज़्यादा सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको जो टेबल है वो दिखाई दे रही है, एक कंपैरिजन टेबल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको साउंड सुननी है, बाकी इसकी जो PDF है वो आपको मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, तो आप केवल इसको सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट का नाम आपका है यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपको सभी को पता है कि जो हम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में आपका क्या है, जो टोटल आपके हैं 8 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है वो हमारा है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है वो थ्योरम्स का है, DC सर्किट थ्योरम्स का है। ठीक है, आपको मेरी साउंड क्लियर आनी चाहिए। फ़ोटो अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या करना है। आज हम क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसकी जो बेसिक PDF है वो आपको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। हम यहाँ पे केवल इसको एक जनरल डिस्कशन के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, जो तीसरा चैप्टर वो है हमारा वोल्टेज एंड करंट सोर्स का है। फोर्थ चैप्टर जो हमारा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जो फिफ्थ चैप्टर है वो बैटरी का है। सिक्स चैप्टर AC फंडामेंटल है। सेवेंथ चैप्टर क्या है हमारा यहाँ पे AC सर्किट्स का है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। यानी कि हमें सब्जेक्ट्स में टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब 8 चैप्टर्स में से जो नंबर लास्ट चैप्टर है 8th, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में पूरा। इसके नोट्स भी आपको मैं सेंड कर चुका हूँ कि हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं वो मेनली कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी एनर्जी होती हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, और उन सब में क्या कंपेयर है। ठीक है,
तो ये सब क्या है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है उसमें हमें पढ़ना था। तो ये हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे सेंड कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे आप कमेंट्स में अपना नाम लिख रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी जो अभी तक आपने यूट्यूब के लेक्चर्स देखे हैं जो ग्रुप पे आए हुए हैं, मैंने सारे सेंड फिर से कर दिए हैं, है ना। हर एक वीडियो में कमेंट्स में जाके अपना नाम लिखेंगे, उसी से आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। और ध्यान रखिएगा अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है, इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान से हर एक वीडियो पर अपने नाम जरूर लिखें कमेंट्स में जाके, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उसको आप कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पूछना है आपको या केवल लेक्चर टाइम में ही पूछना है, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 8th है, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, वो हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया पूरा कि पावर प्लांट कौन कौन से थे। बेसिकली 3 पावर प्लांट थे, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 3 बेसिक पावर प्लांट हमें स्टडी करने थे। कैसे करने थे कि तीनों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होती है। तो इस चैप्टर को आपने मेरे ख्याल से अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा, मैंने नोट सेंड भी किए थे। इस चैप्टर पे आपका एक टेस्ट भी होना है, आपको मैं बाद में इन्फॉर्म करूँगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को। जो भी आपको प्रॉब्लम इसमें दिखेगी, जो भी प्रॉब्लम लगेगी, उसको आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इन 3 पावर प्लांट्स को आप अच्छे से कंपेयर कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे और उसके बारे में अच्छे से अपने नोट्स बना के रख लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी चैप्टर नंबर 8 की। अब जो हमारा वो डीसी सर्किट्स, इसके बारे में भी हम लगभग इसको आधा पढ़ चुके हैं कि डीसी सर्किट क्या होते हैं, है ना। या आपका करंट क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, किरचॉफ्स का करंट का नियम क्या होता है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, केवीएल केसीएल, और ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो स्टूडेंट्स 12th करके आए हैं वो फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे, फिर भी इसको मैं बार बार रिवाइज कराता रहूँगा। कुछ लेक्चर्स मैंने इस पर बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, वो आपके ग्रुप में भी हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस भी साथ साथ लगाते रहिएगा। अब इसके बाद जो इस चैप्टर का मेन चीज़ें हैं वो हमारा है 3 एलिमेंट। ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ से हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होता है, वो 3 एलिमेंट से स्टार्ट होता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, यानी कि आपका RLC। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इसमें एक बेसिक एक कंपैरिजन पढ़ेंगे। डेफिनेशन तो हमें सबको पता है, उसमें वो हम पढ़ेंगे भी, लेकिन एक जो बेसिक कंपैरिजन है कि R क्या होता है, L क्या होता है, C क्या होता है, उसको स्टडी करना है, ठीक है। आवाज़ सबको आ रही है, साउंड मेरी अगर क्लियर है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, कि ये आपको हल्का दिख रहा है या थोड़ा ब्लड आ रहा है, वो प्रॉब्लम नेट की कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, वो एक कंपैरिजन स्टडी करेंगे जो हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। हाँ, ये वाला, ठीक है। कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा इसमें, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो 3 एलिमेंट होते हैं, RLC। यहाँ पे हम इन तीनों के एक कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स के बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारा है रेजिस्टेंस, या इसको हम रजिस्टर भी बोलते हैं, और जो हिंदी मीनिंग इसका होता है वो होता है प्रतिरोध। तो आपने सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो उसको हम बोलते हैं संधारित्र, यानी कि आपका एक कैपेसिटेंस, और सिंबल उसका होता है C, जिसको हम लिखते हैं।
इंडक्टर या इंडक्टेंस आपका होता है प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व यानी कि आपका इंडक्टेंस L। अब ये होते क्या हैं, तो एक बेसिक हल्का हल्का सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, डिटेल में आपको मैं पहले बता चुका हूँ चीज़ें। रजिस्टर क्या होता है, एक आपका एलिमेंट है जो करंट का अपोज करता है, यानी कि प्रतिरोध क्या है, जो करंट का अपोज करता है। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उसके सामने आप रजिस्टर लगा के रख दोगे तो वो उस करंट का अपोज करेगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि स्टोरिंग एलिमेंट है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी होगी उसको स्टोर करेगा। और जो इंडक्टेंस हमारा होगा वो क्या करेगा, इंडक्टेंस भी एनर्जी को स्टोर करेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में करेगा। तो ये एक बेसिक हमारा इसका एक पैरामीटर्स है कि रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है। जब हम बात करते हैं इसके सिंबल की, तो रेजिस्टेंस आपका क्या है, सिंपली एक ट्रायंगुलर शेप जो हम बनाते हैं वो हो जाएगी, वो हमारा रजिस्टर का सिंबल होता है या प्रतिरोध का सिंबल होता है। कैपेसिटर में हम दो लाइन पैरेलल लाइन खींचते हैं अगर हम, तो वो हमारा कैपेसिटर हो जाता है। अगर हम उसमें एक इंडक्टर बनाना है तो एक वाइंडिंग्स कोयल टाइप के बना दें तो वो हमारा इंडक्टर स्प्रिंग जैसे बनता है। तो ये हमारे इसके सिंबल होते हैं। जब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, और जो इंडक्टेंस होता है वो होता है फाई N अपॉन I। अब इस फॉर्मूले से हमें एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उन पे अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही कैपेसिटेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। यानी कि हमें फॉर्मूला अगर पता होगा, जैसे हम बात करते हैं रजिस्टर की, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A रेजिस्टेंस होता है। रो हमारा होता है रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ, A होता है एरिया। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो तीन पैरामीटर हुए रेजिस्टेंस के लिए, रो L और A, मीन्स आपका रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। अब अगर हमें इनको स्टडी करना हो कि रेजिस्टिविटी का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो सिंपली रेजिस्टिविटी का इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर हम रेजिस्टिविटी को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम L जो लेंथ है इसकी, कंडक्टर जो जा रहा है हमारा उसकी लेंथ है, अगर उस लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मीन्स रेजिस्टिविटी और लेंथ जो होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी तथा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमारा कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर जा रहा है, उसका एरिया रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। जितना कम एरिया होगा वायर का उतनी ही रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। इसलिए जो मोटे तार होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जो पतले तार होते हैं, वायर होते हैं, थिन वायर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये हमारे फैक्टर्स के रूप में भी काउंट हो सकते हैं। मीन्स अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे पैरामीटर्स को स्टडी कर सकते हैं कि इस पैरामीटर से ये वैल्यू आएगी, इस पैरामीटर से ये वैल्यू आपकी आएगी। बात करते हैं कैपेसिटर की, तो Q अपॉन V दो ही पैरामीटर है। Q हमारा है चार्ज, आवेश, ठीक है, और V हमारा वोल्टेज है। क्यों है दो ही हमारे, सिंपली क्योंकि दो एक प्लेट होती है कैपेसिटर, उन प्लेट के बीच में कितना चार्ज है वो कैपेसिटेंस होता है। सबने देखा है कंडेंसर हमारा होता है, पंखा सबने देखा हुआ अपने घरों में, पंखे में एक कंडेंसर लगा होता है सफ़ेद वाइट कलर का आपका, है ना, ज़्यादातर वाइट कलर होता है, वो ब्लू कलर भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर वाइट कलर ही यूज करते हैं। यानी कि जो उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है ना, उसमें कितना चार्ज आ सकता है, तो वो हमारा होता है कैपेसिटेंस। तो इसलिए Q अपॉन V होता है, कितना चार्ज है, कितनी वोल्टेज वो प्रोड्यूस कर सकता है।
इंडक्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो फाई एन अपॉन आई। फाई क्या है यहाँ पे हमारा फ्लक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने बार हमने उसको लपेटा है, घेरे, है ना, और जो हमारा आई है वो करंट की वैल्यू है। तो जैसे जैसे हमारा जो ऊपर वाली वैल्यू है अगर उनसे हम कंपेयर करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सब जानते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू होती हैं उनसे हमेशा इन्वर्स होते हैं। जैसे इंडक्टेंस आपका जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, है ना, उतना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा। जितने ज़्यादा टर्न्स बना दोगे आप, कुंडली के घेरे बना दोगे, उतना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा। जितनी कम करंट रहेगी उतना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा। ऐसे ही कैपेसिटर के लिए होगा। कैपेसिटेंस आपका जितना ज़्यादा चार्ज आएंगे, है ना, आपके प्लस माइनस जो भी चार्ज होंगे, अगर वो चार्ज ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जितनी वोल्टेज कम होगी उतना चार्ज ज़्यादा होगा। तो इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है या इंडक्टेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है। वही हमारे फैक्टर्स होते हैं कि ये तीनों हमारे कैसे बदल रहे हैं। जब हम तीसरी बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी आपकी, उसकी मात्रक। रेजिस्टेंस का मात्रक हमारा ओम होता है, कैपेसिटेंस का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है, और इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। जब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होगी, V इंटू आई, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एनर्जी क्या होगी आपकी, हमारी टाइम उसमें चाहिए, है ना। बिना टाइम के हमारी एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगी। जैसे हम घरों में मीटर यूज करते हैं, वो एनर्जी निकालता है, कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की, तो टाइम कैलकुलेट होता है उसमें। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हाफ CV², और जब इंडक्टर की बात करते हैं हाफ LI²। यानी कि यहाँ पे हम एक जनरल स्टडी कर रहे हैं कि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, इंडक्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या उनके फॉर्मूले होते हैं। ऐसी जब हम बात पावर की करते हैं तो रेजिस्टेंस में VI पावर होगी, वोल्टेज इनटू करंट। कैपेसिटेंस में CV dV/dt, और इंडक्टेंस में LI/dI/dt। ऐसे ही वोल्टेज हमारी ये होती है, करंट ये होती है। तो ये सब क्या है, हम आप इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूँ ये फोटो भी इसकी, उसमें ग्रुप में, कि एक जो हमारी टेबल बनानी होती है हमारी कि RLC में डिफरेंस क्या होता है, ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल टर्म्स हैं। आप आगे तक जितना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे वहाँ पे इन 3 एलिमेंट्स का ज़रूर यूज होगा। ये 3 एलिमेंट होते हैं और 2 सोर्स होते हैं, वोल्टेज और करंट। ये 5 चीज़ें हमें पता करनी थी। पंच हमारे यहाँ पे पंच तत्व हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। RLC 3 एलिमेंट हुए और 2 सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, या वोल्टेज और करंट, इन्हीं से सारी चीज़ें मिलके बनी हुई होती हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, एक एलिमेंट होता है जो करंट का अपोज करता है। करंट फ्लो हो रही है, बीच में रेजिस्टर लगा दोगे तो आपका करंट फ्लो होना कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। कैपेसिटर हमारा एनर्जी को स्टोर करता है स्टैटिक फील्ड में, और जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो एक आपका ये बेसिक था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, बेसिक सर्किट्स आपका, जैसा कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। अब ये लगभग फिनिश हो जाएगा। मैं इसके जो यूट्यूब के अलग अलग लेक्चर्स हैं हर टॉपिक पे, वो आपको बना के सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ती रहेंगी, या बीच बीच में भी जब भी टाइम मिलेगा, है ना। इसमें बहुत ही सिंपल कॉमन सी टर्म्स हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, रजिस्टर कैपेसिटर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, किरचॉफ्स के क्या क्या नियम होते हैं, KVL KCL, और स्टार डेल्टा कनेक्शंस, कि अगर हमें 2 कनेक्शन करने हैं, स्टार कनेक्शन क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन क्या होगा। तो ये हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का और कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो वो अपना कमेंट्स में लिख के मुझे भेज सकता है ना। आपके पास टाइम है यहाँ पे अभी, और अगर
क्वेश्चंस नहीं हैं तो आज का जो बेसिक हमें जो स्टडी करना था कि एक चैप्टर का स्टडी था पूरा, कि जो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इसमें से पहला चैप्टर डीसी सर्किट्स का ओवरव्यू है। ओवरव्यू मतलब आपका एक कॉमन सबको रिवाइज करना, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं आपके, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, अगर हमें रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होगा तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करना होगा तो क्या होगा, है ना। जैसे सीरीज पैरेलल की बात अगर आती है तो बैटरी को हम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 2 बैटरी हमें सीरीज में कनेक्ट करनी होगी तो पहली बैटरी का प्लस टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो टर्मिनल आपके क्या होंगे, यानी कि अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट करना होता है, तो वो हमारा हो जाता है सीरीज कनेक्शन। जब बात आती है पैरेलल कनेक्शन की, तो दोनों बैटरी के सेम टर्मिनल, प्लस को प्लस से कनेक्ट करेंगे, माइनस को माइनस से कनेक्ट करेंगे, वो हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो थ्योरम्स का है। हमें 4 थ्योरम्स पढ़नी होती हैं, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर, थेवेनिन और नॉर्टन। तो सेकंड चैप्टर में 4 थ्योरम्स पढ़नी है हमें, और उन चारों के बेस पे एक जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें करने होते हैं, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 सोर्स होते हैं मेनली, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, यानी कि ऐसे सोर्स जो वोल्टेज तथा करंट प्रोवाइड करते हैं, वो हमें तीसरे चैप्टर में पढ़ने हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, ये हमारा और 7th ये एक ही रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि आपका फ्लक्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, फैराडे के क्या नियम होते हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ, है ना। ऐसे आपका जो 5th चैप्टर है वो बैटरी के बारे में है, बैटरी क्या होती है, सेल क्या होते हैं, हम घरों में यूज करते हैं, घड़ी में सेल अलग डलता है, रिमोट का सेल अलग होता है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसका अलग होता है। तो ये सब हमारा इनके बारे में कि कौन बैटरी कैसी बनी होती है, क्या क्या उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, सोलर सेल क्या होता है, आजकल घरों में एक छोटा सा सोलर पैनल लगा देते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, बैटरी के बारे में आएंगे। जो 6th चैप्टर है वो एसी फंडामेंटल है, एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है ना, साइकिल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी कौन कौन से सर्किट्स हम यूज करते हैं, वो एसी सर्किट्स में आपका आ जाएगा। पावर क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होते हैं, और 3 फेज सिस्टम क्या होते हैं, सिंगल फेज सिस्टम क्या होते हैं, 3 फेज को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब बेसिक टर्म्स हमें स्टडी एक हमें करनी होती है, जो हमारी हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर हम इसको एक ओवरव्यू करें, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट का आपका क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 5 तत्व हैं, पंचभूत हैं हमारे, कौन कौन से हैं। सबसे पहला रजिस्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर, और 2 हमारे सोर्स हुए, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इन 5 चीज़ों को घोल के पी जाना है, अच्छे से याद होने चाहिए हमें, इन्हीं के बेस पे हमारी सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम चाहे तो यूट्यूब के मीडियम से लाइव लेक्चर लेके, या अभी भी एक लेक्चर हम जैसे वेबएक्स या जूम पर भी लेके देखेंगे कि हमें जो तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा लगता है, कहाँ पे हमें वॉइस क्वालिटी अच्छी रहती है, कहाँ पे आपका फ़ोटो अच्छा आएगा, या जो कंटेंट है उसको अच्छा दिखाई देगा, आपको ब्लर दिखाई नहीं देगा, है ना। बाकी आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे तो रहेंगे, तो अपनी अटेंडेंस के लिए यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स किए हैं, आप अपने कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें जिस दिन भी आपका लेक्चर आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल सफिशिएंट है। बाकी सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िए, और कोरोना का स्पेशली ध्यान रखिए आप, ठीक है।
ओके, थैंक यू।